Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and in this lecture we are going to discuss vector algebra assignment. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया वो दोबारा से कर सकते हैं। अपना जो पहला पार्ट था असाइनमेंट सॉल्यूशन का, उसके अंदर अपन ने 15 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे और ऑलमोस्ट 50 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर 56 हैं। तो अपन आगे की वीडियो में अब उनको डिस्कस करेंगे। तो यह है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। और ये असाइनमेंट सोल्व करने से पहले आप जो वेक्टर अलजेब्रा की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट देख लो, उसके बाद असाइनमेंट सॉल्यूशन करना है। उसके बाद ये लेक्चर देखो, क्योंकि इसके जस्ट बाद अपन कल या परसों के अंदर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए पहले वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो पहले वेक्टर अलजेब्रा आपको पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप क्रॉस ए क्रॉस आई, जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे एंड के क्रॉस ए क्रॉस के कैप, देन इट कैन बी सिंप्लीफाइड टू। मतलब आप इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, 0 आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा, 2a वेक्टर आएगा, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो देखो इसकी मैं पहले टर्म की बात करता हूँ। तो यह है आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप। अब पहला जो मेथड आता है जो सबसे सिंपल आपको नजर आता है कि भैया मैं ए वेक्टर को ऐसे लिख लूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और उसके बाद मैं क्या कर लूं, आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लूं। लेकिन आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट करने में लगता है टाइम, तो अपन यहाँ से ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे अपन, क्योंकि अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो पहले इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका इसके साथ करोगे। इससे अच्छा क्या है, यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज करें ट्रिपल प्रोडक्ट का, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ये क्या कहता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके बराबर होता है, बैक माइनस कैप, यही होता है। अपन यही जो है फॉर्मूला यहाँ यूज करने वाले हैं। तो ये ए की तरह है, ये बी की तरह है, और ये सी की तरह है। तो बैक मतलब बी वेक्टर, मतलब बी की जगह कौन है, स्मॉल ए वेक्टर। फिर दो का डॉट प्रोडक्ट, किन किन का, ए और सी का, आई डॉट आई माइनस कैब सी, सी का मतलब आई कैप, और डॉट प्रोडक्ट किस किस का है, ए और बी का, मतलब आई कैप डॉट ए वेक्टर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो ये हो गया ए वेक्टर माइनस आई कैप डॉट ए वेक्टर का क्या मतलब हुआ, एक्स बाई डॉट प्रोडक्ट। अगर आप कभी भी करते हो यूनिट वेक्टर से तो क्या बताता है, उस यूनिट वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट बताता है। या फिर अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो ए वेक्टर क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और अगर मैं ए वेक्टर डॉट आई कैप करूंगा तो इसके साथ तो डॉट 0 हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा तो एक्स बचेगा, तो यहाँ से कितना बचेगा आई कैप, और ये कितना बच जाएगा ब्रैकेट में ए एक्स। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप की। सिमिलरली अपन क्या करते हैं, इसकी और इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आप ये खुद करके देख सकते हो, बैक मतलब बी, बी की जगह कौन है, ए वेक्टर, जे डॉट जे माइनस कैप मतलब जे कैप, और जे कैप डॉट ए वेक्टर, बैक माइनस कैप, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, वही ए वेक्टर माइनस ये होगा जे कैप डॉट ए कितना आएगा, ए वाई। अब सिमिलरली मैं इस बार डायरेक्ट लिख लेता हूँ, के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप, ये कितना आएगा बताओ, ए वेक्टर माइनस के कैप ए जेड, यही आएगा। यहाँ पे क्या एप्लीकेशन के अंदर तीनों का एडिशन है, तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर मतलब 3a वेक्टर, माइनस का ए एक्स आई कैप, माइनस का ए वाई जे कैप, और माइनस का ए जेड के कैप। 3a वेक्टर माइनस में कॉमन ले लूँ तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और ये पूरी टर्म क्या है, ए वेक्टर के बराबर है। तो 3a वेक्टर माइनस ए वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस ए वेक्टर मतलब कितना आ गया, 2a वेक्टर।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है? सवाल छोटे लगते हैं लेकिन ये ही नहीं होते हैं। अगर आप वेक्टर अलजेब्रा काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन नज़र आते हैं, लेकिन अगर आपने पहली बार क्वेश्चन देखा है तो आपको टिपिकल लगेगा, और अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप उसको स्किप कर दोगे। ठीक है, बाकी सवाल बहुत ही ईजी होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर ये मैं मिटा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इन स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू 9। तो सबसे पहले बात आती है कि स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है किसको? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। ध्यान कर लो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यही क्या होता है? ए बी सी होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो आपको ये दिमाग में बैठ गई होगी कि ये जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर ये वेक्टर क्या बताते हैं? तो ये क्या बताते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन के अंदर? 9। ठीक है, अच्छा पूछा क्या गया है? किसकी वैल्यू पूछी गई है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं पहले आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला कैसे आया। आपको एग्जाम में वो डायरेक्ट याद रखना है। तो देखो, अब यहाँ पे अगर मैं इसे कंपेयर कराऊं तो ये भाई ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा? कोई एक नया वेक्टर ही देगा। ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ? अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ तो ये वाला एक्सप्रेशन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एक अकेला वेक्टर है डॉट, और इन दोनों का मैं क्रॉस लिख दूं। अरे ये देखो, ए वेक्टर डॉट, फिर जो बच गए उन दोनों का क्रॉस, तो इसका डॉट और इन दोनों का क्रॉस। क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब देखो, ये जो बी वेक्टर है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, या फिर अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट समझ में नहीं आता, देखो एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो बी क्रॉस सी क्या होगा? कोई एक वेक्टर होगा। तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है वो किसके बराबर है? कोई भी एक नया वेक्टर मान लिया मैंने, के वेक्टर, है ना? ये ज़्यादा बेटर रहेगा ये तरीका यूज़ करना। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ है, आपने इसको एक वेक्टर मान लिया, क्योंकि दो दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हो तो वेक्टर ही आता है, सूडो वेक्टर आता है, लेकिन आप वेक्टर याद रखो। अच्छा, अब ये जो वेक्टर जो होता है इन दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर। मतलब ये जो के वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के भी और सी वेक्टर के भी। ठीक है, तो देखो अब ये मैं एज इट इज रहने देता हूं, और इसको मैंने क्या मान लिया? के वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही तो आएगा, मैंने उसको के वेक्टर मान लिया। ठीक है, अब अप्लाई कर दो कौन सा रूल? बैक माइनस कैप वाला रूल। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये है सी वेक्टर। बैक माइनस कैप हमेशा याद रखना, लेकिन ऑपरेटर वाले में वो थोड़ा नहीं काम करेगा ना। ऑपरेटर्स डेल ऑपरेटर वगैरह हुआ तो काम नहीं करता है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है? बैक, बैक बी का मतलब सी वेक्टर, बैक ए डॉट सी मतलब के डॉट ए वेक्टर। क्लियर है? माइनस कैब, तो सी की जगह कौन है? ए वेक्टर, और ए डॉट बी का मतलब के वेक्टर डॉट सी वेक्टर। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये रिलेशन पे नजर मारो। के वेक्टर कब आया था? बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट से आया है, बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट से आया है। ठीक है, इसका मतलब बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। अब अगर के बी और सी के परपेंडिकुलर है तो के वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होगा बताओ? जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे अगर के और सॉरी
सी के साथ होगा, ए के साथ नहीं। किसके परपेंडिकुलर है ये? बी और सी के। इसका मतलब इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट इसका कितना आएगा? 0। अगर कोई भी दो वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा अगर वो दोनों क्या हैं? एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोस आता है, डॉट हटता है तो कोस आता है, कोस 90 कितना हो जाएगा? 0। तो के क्योंकि सी वेक्टर से क्या है? परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो गया 0। क्लियर है? ठीक है, तो अब अपनी वैल्यू कितनी बच गई? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट, अच्छा अब ये देखो, ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, हाँ, तो ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है? बेसिकली सी वेक्टर के साथ है। अच्छा ये अब ये जो ब्रैकेट है ये इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है भैया ना, ये ब्रैकेट नॉर्मली वैसे ही यूज कर रहा हूँ मैं। कभी आप सोचो कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इस तरीके से ये ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये नॉर्मल वैसे ही मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ ना। चाहो तो मैं करली ब्रैकेट बना लेता हूँ यहाँ। कंफ्यूज मत हो जाना कि दोबारा ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, दोबारा ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो मैं इसको अलग लिख लेता हूँ। स्केलर का मतलब कोई नंबर आएगा ये, अरे दो का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो नंबर ही आएगा। तो कोई नंबर है, स्केलर है, तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है? सी के साथ ही है। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। के वेक्टर की वैल्यू वापस रख दो, तो के वेक्टर कितने हैं देखो, बी क्रॉस सी, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर। क्लियर है? ठीक है, अब आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे होते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होते हैं? एक तो साइक्लिक होते हैं, दूसरा डॉट एंड क्रॉस में भी इंटरचेंज। अगर याद नहीं है, पहले नहीं सुना है, तो मैं कह रहा हूँ वेक्टर अलजेब्रा की पूरी सीरीज देखो भाई। आई बटन पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी आपको। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस में बी इंटरचेंज्ड। इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये है ट्रिपल प्रोडक्ट ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। साइक्लिक का मतलब ए को यहाँ भेज दो, इसको आगे खिसका दो, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और ए आगे चला गया और बराबर। अब इसको आगे भेज दो, सी वेक्टर यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, तो ये तीनों बराबर होते हैं, साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं डॉट एंड क्रॉस में भी इंटरचेंज्ड। तो देखो ए वेक्टर डॉट की जगह क्रॉस बना लो और क्रॉस की जगह डॉट बना लो, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही तो है। तो ये ध्यान रखना, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट साइक्लिक भी होंगे इस तरीके से, और आप डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हो। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अरे डॉट यहाँ लगा लो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, और इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं? कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों का स्क्वायर। इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए इज नथिंग बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर ऑफ ए बी सी। अब ये आपको याद करना है, दिमाग में डाल लो। इतनी सारी चीज़ें एग्जाम में नहीं करनी है, कुछ चीज़ें स्टोर भी करनी होती हैं। और ये क्वेश्चन नेट में पूछा जा चुका है भाई, CSIR नेट में आया हुआ है क्वेश्चन। किस में आया है ये? CSIR नेट में आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.5 नंबर से कम तो कोई मतलब चांस ही नहीं है। कितने नंबर का होता है एक क्वेश्चन? आता है 3.5 मार्क्स का, है ना, बी सेक्शन के अंदर। और अगर गलत हो जाए तो और भी दिक्कत है, नेगेटिव मार्किंग है। तो भैया देख लो, अब 3.5 नंबर का क्वेश्चन था इन CSIR नेट के अंदर, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब डायरेक्ट याद है तो आपकी जो मेहनत है ये बच जाएगी। तो देखो मैं डायरेक्ट अब यूज़ कर लेता हूँ, और ऐसी चीज़ों को देखो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहो आप। जब भी ऐसी चीज़ें आएँ उनको तुरंत नोट डाउन कर लो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन माइंड है, भूलना बीमारी नहीं है।
आप भी भूल सकते हो, मैं भी भूल सकता हूँ, लेकिन भूलने के बाद उनको वापस कैसे याद किया जाए, अगर आप इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो तो ये एक प्रॉब्लम है। भूलना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भूले हुए को याद कैसे रखा जाए आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, तो भैया प्रॉब्लम है ना। तो नोट डाउन कर लिया करो। तो देखो डायरेक्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, आपसे ये पूछा गया था इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 9 दी गई है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है, ये 9 का स्क्वायर मतलब 81, तो मतलब डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है? चलो तो ये मैं मिटा लेता हूँ। अब अपने दोनों क्वेश्चन हुए हैं, एक बार फिर से नजर मार लो इसके ऊपर। स्केलेटिक ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू स्केलेटिक ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर ऑफ ए बी सी। अरे स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है ये भी याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है, 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, 3 यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड और सी वेक्टर का मोड कितना है 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब यही होता है। फिर कह रहा है कि बी एंड सी आर नॉट पैरेलल, कि बी और जो सी है, बी वेक्टर नॉट पैरेलल टू सी वेक्टर। ठीक है भाई, ये बात भी आगे समझ में। आर इन सच ए वे दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 है। तो ये बी वेक्टर सी वेक्टर के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पैरेलल होता तो कितना जाता, साइन 0 या साइन 180 0 जाता, तो ये पॉसिबिलिटी होती ही नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी कब है, जब ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो बोले ये कंडीशन है, इफ ये है, तो जो एंगल बना रहा है, एंगल विच ए वेक्टर मेक्स विद बी एंड सी, वो बताओ। क्या बताना है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ कितना एंगल है और ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ कितना एंगल है, वो बताना है आपको। फाइंड एंगल्स विच ए वेक्टर मेक्स विद बी एंड सी। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएं। क्या कहता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू नथिंग बट बैक माइनस कैप यही कहता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, यही कहता है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, मतलब बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर है सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 2। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखो ये क्या है, बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट है कितना, बी वेक्टर और ये उसका ऐसे सी वेक्टर। तो मैं कंपेयर करा लेता हूं, अगर मैं कंपेयर करा लूं तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना आ जाएगा 1/2। अरे बी वेक्टर के यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है ए डॉट सी, और बी वेक्टर के यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है 1/2, तो 1/2। और सी वेक्टर के मल्टीप्लाई में यहाँ कितना है माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और वहां पे कितना है। अच्छा मैं करवा सकता हूँ क्या, कंपेयर ऐसे करवा सकता हूँ भाई, बी वेक्टर की डायरेक्शन में इतनी वैल्यू है और सी वेक्टर की डायरेक्शन में इतनी वैल्यू है। अरे ये यूनिट वेक्टर ही तो है। अरे मान लो ऐसे होता 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप। इसका मतलब क्या होता, i कैप का i कैप से कंपेयर कराओ तो x के अलोंग x की वैल्यू कितनी रहती 2 और y की वैल्यू कितनी रहती 3। तो वही तो मैंने किया है, बी वेक्टर क्या है, एक वेक्टर है, और मजे की बात ये यूनिट वेक्टर भी है। इसके अलोंग कितना कंपोनेंट है ए डॉट सी, और इस तरफ कितना है 1/2, यहाँ पे कितना है माइनस ए डॉट बी। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का क्या मतलब है, ए वेक्टर का मोड सी वेक्टर का मोड कोस इन दोनों के बीच का एंगल, तो थीटा ए सी लिख लेता हूं मैं, है ना, इक्वल्स टू कितना है 1/2। अब ये देखो यूनिट वेक्टर है तो इसका और इसका मोड 1 है, तो ये तो हो गई 1। कोस थीटा ए सी कितना आ गया 1/2, तो थीटा ए सी कितना आ गया कोस इनवर्स 1/2। कोस की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होता है 60 डिग्री पे, तो थीटा ए सी कितना आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब ए और सी के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, ये तो कंफर्म हो गया। इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस माइनस को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, तो ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड इक्वल्स कोस थीटा
ए बी, ए और बीच के बीच का एंगल इक्वल्स टू -हाफ, ये दोनों तो 1 हो गई, ठीक है, दोनों का मोड। तो थीटा ए बी कितना हो गया, कोस इनवर्स -हाफ, और कोस की वैल्यू -हाफ कितने डिग्री पे होती है, 120 डिग्री पे। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, वरना ऐसे देखो, कोस का ग्राफ क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के बाद ये नेगेटिव में जाने लगता है, और आपको पता है सिमेट्रिक ग्राफ होता है, तो जो वैल्यू 60 डिग्री पे है, मतलब इससे 30 डिग्री जो इधर है वो ये 30 डिग्री इधर होगी, तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, प्लस के 1/2। इसका मतलब इसके 30 डिग्री इधर चलोगे तो क्या आएगा, 120, 120 पे वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 1/2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 120 डिग्री, तो 120 डिग्री और 60 डिग्री। ए का बी के साथ एंगल है 120 डिग्री का, और ए का सी के साथ एंगल है 60 डिग्री का। ऑप्शन में बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। अगर आपने असाइनमेंट डाउनलोड कर लिया तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ठीक है, x इक्वल टू 2t², y इक्वल टू t² - 14 एंड z इक्वल्स टू 3t - 5, द कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट घटक एट t इक्वल्स टू 1 अलोंग दिस। तो इसने कहा है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो पहले एक्सेलरेशन तो निकालें है भाई। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, a वेक्टर d² r वेक्टर अपॉन dt², यही होता है। और अगर मैं ax की बात करूं तो ax कितना हो जाएगा, d² x अपॉन dt², ay कितना हो जाएगा, d² y अपॉन dt², और az कितना हो जाएगा, d² z अपॉन dt²। कैसे आया ये, देखो d² अपॉन dt², और r वेक्टर कितना होता है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप। आई कैप के अलोंग जो है वो ax हो गया, y कैप के अलोंग है वो ay, और जो z के अलोंग है वो az। तो एक्सेलरेशन a वेक्टर कितना आ गया, डायरेक्ट कर लूं, देखो x की वैल्यू ये रही, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करो, एक बार करोगे तो 2t², 2 एज इट इज, t² का करोगे तो 2t, और दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो 2t का 2 आ जाएगा। डायरेक्ट कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, आए तो बता देना। ये हो गया आई कैप, इसकी वैल्यू खत्म। अब y का भी 2 बार डेरिवेटिव करना है, ये रहा y, तो y का एक बार करोगे तो 2t - 4 आएगा, t² का 2t और -4t का -4, दोबारा करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो y के लिए कितना आ गया 2j कैप प्लस, ये रहा z। इसमें शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके असाइनमेंट में, x इक्वल टू दे रखा है ये, तो इसको z इक्वल्स टू कर लेना भाई। तो एक बार करोगे तो कितना आएगा 3, दोबारा करोगे तो 0, अरे 3t - 5, एक बार करोगे तो 3 और 3 बचेगा, और कांस्टेंट का दोबारा करोगे तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव तो 0, तो 0 डॉट k कैप, ठीक है। मजे की बात देखो, उसने कहा क्या t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये तो रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि आपके फॉर्मूले में कहीं पर भी क्या नहीं आया, टाइम आया ही नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया ये, ठीक है, क्योंकि किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर मान लो किसी के अंदर t³ होता तो यहाँ पे t की वैल्यू बचती 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद, तब जाके आप ये लिमिट रखते। तो अब आपके पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। और आपसे पूछा क्या गया है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग, किसके अलोंग पूछा गया है, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, किसी एक वेक्टर का, भाई एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट क्या होता है, प्रोजेक्शन, अरे प्रोजेक्शन ही तो होता है। तो इसके अलोंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग, ये जो भी है, जैसे मैं इसको क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, अलोंग बी वेक्टर। तो क्या कैसे लिखोगे आप, जिसका कंपोनेंट है वो पूरा लिखते हैं, और जिसके अलोंग पूछा है, जिसकी डायरेक्शन में पूछा, उसकी सिर्फ डायरेक्शन लिखते हैं, मतलब उसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो ए वेक्टर कितना आया था आपका 4i कैप
प्लस 2j कैप डॉट बी कैप बनाना है अपने को, तो पहले मैं बी वेक्टर लिख लेता हूं, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर बनाना है तो 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 1 10 एंड 10 + 4 14। अच्छा, आई कैप का आई कैप के साथ करोगे तो 4, जे कैप का जे कैप के साथ करोगे तो माइनस का 6 डिवाइडेड बाई √14, सो दिस इज नथिंग बट -2 √14 एंड दिस इज द आंसर। एंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसके लिए भी करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्लियर? कोई डाउट आए तो कमेंट में बता दिया करो, अपन दोबारा बना देंगे। पर्सनल अगर किसी की प्रॉब्लम आती भी है तो आप मेरे को पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दो, मैं उसी प्रॉब्लम को उसी वक्त 1 या 2 मिनट का वीडियो सोल्यूशन बना के तुरंत प्रोवाइड कराऊंगा आपको, है ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या पूछा गया था? यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑन द कर्व एट द पॉइंट दिस। तो बताओ, कोई भी मान लो ये ग्राफ ऐसे एक्स और टी में ग्राफ है, ये ऐसे ये लो, तो अगर मेरे को इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए तो टेंजेंट क्या होता है? dx/dt। अगर मान लो ये y और x में ग्राफ होता तो टेंजेंट क्या होता? dy/dx, यही होता। तो ये ग्राफ किस किस के अंदर है? x और t के अंदर है, फिर y और t में और z और t में है। क्लियर है? तो बेसिकली निकालते हैं अपन, ये तो मैं मिटा लेता हूँ। तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। तो देखो टेंजेंट क्या होगा? बेसिकली dr/dt। अगर पोजीशन में है, अलग अलग कोऑर्डिनेट है, पोजीशन में है तो ये r है और ये t है, तो dr/dt क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। तो d/dt एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो डायरेक्ट कर लो, dx/dt आई कैप, ये रहा एक्स, डेरिवेटिव करोगे तो t² + 1 का कितना आ जाएगा? 2t, 2t आई कैप प्लस dy/dt, तो 2t² - 60, 2 एज इट इज, t² का 2t -60 का -6, तो 4t -6j कैप प्लस dz/dt। तो देखो, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज नॉट y, दिस इज z एक्चुअली, ये रहा y, 4t - 3, इसका मतलब dy/dt कितना आएगा? 4, वेरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, dz/dt आएगा भाई। dz/dt करोगे तो 2 एज इट इज, t² का 2t -60 का -6 जगह 4t - 6 के कैप। ये क्या आ गया भैया? आपका टेंजेंट आ गया। आप होगे सर ये तो वेलोसिटी है, अरे भाई है, लेकिन टेंजेंट भी यही होगा, है ना। हाँ, क्योंकि पोजीशन और टाइम के बीच के कर्व का जो टेंजेंट है वो वेलोसिटी को ही बताता है। ऐसे ही वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो टेंजेंट होता है किसको बताता है? एक्सेलरेशन को बताता है। क्लियर है? ठीक है। अब उसने कहा है एट पॉइंट दिस t = 2 सेकेंड पे, तो इसके अंदर 2 और रख दो, 2 2 ज़ा 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4 2 ज़ा 8 - 6 का मतलब 2k कैप। क्लियर है? अब इसने टेंजेंट वेक्टर नहीं पूछा, क्या पूछा है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर पूछा है। तो इसका मोड निकाल लो और फिर इसमें भाग लगा दो, तो यूनिट बन जाएगा ना ये 16 + 16 + 4, 16 16 32 और 4 36, अंडर रूट लोगे तो 6, इसका मतलब dr/dt डिवाइडेड बाई dr/dt का मोड, तभी तो यूनिट वेक्टर बनेगा। वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड का भाग लगा दोगे तो क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर। ये क्या है? टेंजेंट वेक्टर। पूछा क्या है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो भैया 6 का भाग लगा दो, तो देखो पूरी इक्वेशन में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो यह आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से काटोगे तो हो जाएगा 3। तो दिस विल बी आंसर एंड लेट मी टेल यू द ऑप्शंस। सो एक्चुअली देर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक इन ऑप्शन ए एंड बी, साइन मिस हो गया, यहाँ पे प्लस लगाना भूल गए टाइप करते टाइम, तो दिस विल बी द आंसर। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड let me see it।
and this is question number 21, and what it is saying, the angle between the tangents to the curve r vector equals to t square I cap plus 2t j cap minus t cube k cap at t इक्वल टू प्लस माइनस 1। कि ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट निकालो और दो टेंजेंट आएंगे। अरे भाई एक टी इक्वल टू प्लस 1 रखोगे, एक माइनस 1 रखोगे, तो दो टेंजेंट आएंगे, उन दोनों के बीच का एंगल निकालो। सवाल क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ऑफ द कर्व एट टी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो पहले अपन पहला टेंजेंट निकाल लेते हैं, टेंजेंट 1 कितने टाइम पे, एट टी इक्वल टू 1 पे, तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी कितना आएगा, 2t आई कैप। अच्छा टी स्क्वायर का 2t हो गया, 2t का कितना हो जाएगा 2j कैप, टी क्यूब का कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर k कैप। कितने पे चाहिए, t इक्वल टू प्लस 1 पे चाहिए, t इक्वल टू प्लस 1 पे, तो पहला टेंजेंट वेक्टर बन जाएगा। अगर आप t इक्वल टू 1 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अच्छा और दूसरा टेंजेंट वेक्टर कितने पे है, t इक्वल टू माइनस 1 पे, तो माइनस 1 रखोगे तो माइनस के 2i कैप प्लस का 2j कैप, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस का 3k कैप। तो आपके पास दोनों टेंजेंट वेक्टर आ गए। निकालना क्या इन दोनों के बीच का एंगल, तो देखो t1 वेक्टर डॉट t2 वेक्टर इक्वल्स टू, ये रहा t1 ये रहा t2, आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू माइनस 2 का मतलब माइनस 4, प्लस जे कैप का जे कैप के साथ होगा, तो कितना है 2 इंटू 2 4, माइनस 3 प्लस हो जाएगा 3 3 9, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ, ये कैंसिल हो गया। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होगी, t1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड t2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल इक्वल टू कितना आ गया 9। अब t1 का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालो, कितना है देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 और 3 का स्क्वायर 9, सो दिस इज नथिंग बट 17, और इसका भी कितना है इतना ही आएगा। अरे देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो दोनों का, तो इसकी वैल्यू भी अंडर रूट 17 है, इसकी वैल्यू भी अंडर रूट 17 है, और ये कोस थीटा और इक्वल्स टू 9, तो कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 17, और आई कैन राइट थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 9 डिवाइडेड बाई 17। सो दिस इज योर आंसर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब ऑप्शन में ये दिया हुआ है, अगर कभी भी ऐसा आ जाता है तो कभी भी आपको एंगल नहीं पूछेगा नेट वालों के, क्यों, क्योंकि भैया इसका आप वैसे पॉसिबल नहीं है ना बिना कैलकुलेटर, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें फिर ऑप्शन में आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 21। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो इसलिए है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ना, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको, तो या तो आप 0.75 पे देख लेना इसको, या फिर आप अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो क्या करना है आपको दोबारा से देख लेना है। क्योंकि देखो मेरी क्लास में हमेशा बच्चे एक ही बात कहते थे, अभी ऑनलाइन में तो मैंने अपनी स्पीड काफ़ी स्लो कर ली है। मेरी क्लास में हमेशा बच्चे एक बात कहते थे कि सर आपकी क्लास के अंदर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, मतलब अगर 1 सेकंड के लिए भी आपने ध्यान इधर उधर किया तो समझो टॉपिक गया, है ना, तो समझ गए होगे मेरी बात। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एन यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। क्या पूछा है, एन, और ये एन नहीं आएगा इसमें तो, है ना, यूनिट, ए यूनिट वेक्टर, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है अपने को। ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, और सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट पॉइंट 1,2,5। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, किसका, इस सरफेस का। तो ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, ग्रेडियंट का है। जिन्होंने नहीं देखा है बाकी देखो,
उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन का एक अलग वीडियो है, वो देखना है आपको ना, फॉर्मूले वाला मत देखना, फॉर्मूला तो याद हो ही जाता है। एक होगा उसमें जिसमें वीडियो का जो टाइटल होगा वो ऐसा होगा, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल फिजिकल, या फिर होगा जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल होगा, कुछ एक लिखा होगा जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कि ये कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करोगे मिल जाएगा वीडियो। तो ग्रेडियंट क्या बताता है, नॉर्मल के डायरेक्शन को बताता है। तो अगर कभी भी आपको कोई सरफेस की इक्वेशन दी गई है फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, सी इज सम कांस्टेंट, उस केस के अंदर आपको क्या करना है, जो नॉर्मल वेक्टर होगा, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कुछ नहीं होगा बल्कि ग्रेडियंट फाई होगा। और अगर आपको यूनिट नॉर्मल पूछ लिया है तो क्या करना है, ग्रेडियंट फाई अपॉन ग्रेडियंट फाई का मैग्नीट्यूड। क्लियर है, क्लियर है। यूनिट पूछा है तो अपने को ये लगाना है। पहले नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं। तो पहले देखो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाओ, क्या फर्क है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जितने भी वेरिएबल है वो सब एक तरफ है, और दूसरी तरफ या तो जीरो ही बचाओ या कोई कांस्टेंट नंबर, क्या बचाना है, या तो जीरो या फिर कोई कांस्टेंट। तो इसका मतलब इसको इस तरीके से लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू जीरो। अब ये वैल्यू है फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड, समझ गए। तो पहले तो जो भी सरफेस की इक्वेशन दी गई है उसको इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। उसके बाद जैसे आपको ये पता चले धमाका कर दो। तो ग्रेडियंट फाई क्या होता है, कार्टेशियन में है, कार्टेशियन में ना, देखो एक्स वाई जेड, तो क्या फॉर्मूला लगता है ग्रेडियंट फाई का, डेल फाई अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड के कैप। क्या है ये, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। तो ग्रेडियंट फाई कितना हो जाएगा, फाई कहाँ है आपका, ये रहा। एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई का 0, जेड का 0, क्यों, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2y जे के प्लस, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये दोनों 0, माइनस जेड का कितना आएगा, -1 के कैप। लेकिन नॉर्मल वेक्टर इस पॉइंट पर पूछा है, तो आपको ये एक्स वाई जेड की वैल्यू भी रखनी है। किस पे पूछा है, 1,2,5 पर। तो इसमें x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 5 रख दो। तो नॉर्मल वेक्टर कितना आ गया आपका, x की जगह 1 रखोगे तो 2i कैप, y की जगह 2 रखोगे तो 4j कैप, z तो है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो माइनस का k कैप। तो ये आ गया नॉर्मल वेक्टर। पूछा क्या था, पूछा था यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 16 4 20 और 1 21, तो अंडर रूट 21। तो ये n कैप बन जाएगा अगर आप इसमें डिवाइड कर देते हो अंडर रूट 21 से। तो ये क्या आ गया आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर। किसका एप्लीकेशन हो गया, ये ग्रेडियंट का हो गया। ग्रेडियंट क्योंकि हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 4 अंडर रूट 21, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 22 में, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये 22 नंबर क्वेश्चन था। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जब अपन सीटें सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वांटम की भी सीटें बना रहे हैं, धीरे धीरे काम हो रहा है। ठीक है, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ अच्छा सा आप लोगों के लिए, देखते हैं कितना क्या एग्जीक्यूट हो पाता है और आप लोग कितना साथ दे पाते हो। फिलहाल आप लोगों का काम है सिर्फ पढ़ते रहना। अगर आप 10 लोग भी जो है साथ हो तो 10 लोग भी इस तरीके से पढ़ते रहो कि आपका जो बेनिफिट हो ना वो पॉजिटिव आउटपुट आए, है ना, क्योंकि रिजल्ट मैटर करता है भाई लोगों के लिए। अगर आप लोगों का रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है किसी भी तरीके से, तो 10 के 10 नहीं तो 1-2 लोग तो जो है कम से कम याद करोगे कि हाँ सर ने पढ़ाया था और अपन ने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, और क्या कह रहा है ये, द इक्वेशन ऑफ अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन इज गिवन बाय, क्या है, इक्वेशन ऑफ सरफेस। और क्या दी हुई है इक्वेशन ऑफ, ओ सॉरी माय लैपटॉप कोड,
स्विच ऑफ। ओके।